Hello students, so in the previous lecture we were talking about the seed germination, hypogeal and epigeal seed germination की बात करी थी. So I hope you have gone through the previous lecture, आपको बातें समझ में आई है. Still if you are confused, do let me know. तो अभी आगे चलते हैं, we'll talk about the last hormone, that is the abscisic acid की बात कर लेते हैं. ठीक है, एब्सिसिक एसिड की अगर बात करते हैं तो एब्सिसिक एसिड की थोड़ी हिस्ट्री चेक कर लेते हैं पहले. तो हिस्ट्री की अगर बात करें तो इनिशियली अगर देखें तो एब्सिसिक एसिड वाज एक्सट्रैक्टेड. ओके, पता नहीं था कि एब्सिसिक एसिड है, बट इट वाज गिवन द नेम इनहिबिटर बी. इट वाज गिवन द नेम इनहिबिटर बी. दूसरा जो नाम दिया था दैट वाज एब्सिशन. ठीक है, दूसरा जो नाम दिया था दैट वाज एब्सिशन 2. एब्सिशन 2 और एक और जो नाम था दैट वाज डॉर्मिन. ठीक है, तो अर्लियर जो एब्सिसिक एसिड का एक्सट्रैक्शन हुआ था दैट वाज इनहिबिटर बी, एब्सिशन 2 एंड डॉर्मिन. सब साइंटिस्ट लोग अलग अलग हिसाब से इन्हें एक्सट्रैक्ट किया था एंड दे गिव डिफरेंट नेम्स टू एब्सिसिक एसिड. बट लेटर ऑन क्या पता चला, लेटर ऑन ये बात पता चली कि दे द केमिकल नेचर इज सेम एज एब्सिसिक एसिड. तो जो केमिकल नेचर है वो क्या है, वो सेम एज एब्सिसिक एसिड. सो देन इट वाज टर्म्ड एज एब्सिसिक एसिड. तीनों साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग नाम तो दे दिए, बट बाद में पता चला कि जो नाम है तीनों के, ओके, दैट इज सेम. दे हैव द सेम केमिकल नेचर, तो आपने फिर नाम दे दिया उसको एब्सिसिक एसिड ही. फॉर्मेशन की अगर बात करते हैं कि एब्सिसिक एसिड का फॉर्मेशन कैसा होता है, तो दिस इज the formation is chloroplast based. The formation is chloroplast based. Okay, now what is chloroplast based in this case? ठीक है, so chloroplast based, तो क्या चीज chloroplast based है यहाँ पे? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक एंजाइम है दैट इज एपॉक्सी कैरोटीनॉइड डाइऑक्सीजनेस. एपॉक्सी डाइऑक्सीजिनेस. ठीक है, पीछे जिनेस टर्म आता है, एएससी टर्म आता है, तो आपको समझ जाना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट एंजाइम. तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है एपॉक्सी कैरोटीनॉइड डाइऑक्सीजिनेस. डाइऑक्सी ऑक्सीजनेस नाम का एंजाइम अवेलेबल है जो हेल्प करता है एब्सिसिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए. आपको याद रखना है एपॉक्सी कैरोटीनॉइड डाइऑक्सीजनेस व्हिच इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट. ओके, दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एब्सिसिक एसिड. अब एब्सिसिक एसिड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो प्रीकर्सर है, प्रीकर्सर मतलब जिससे फॉर्म हुआ है, अगर प्रीकर्सर का नाम देखें, सो द प्रीकर्सर इज अ 40 कार्बन कंपाउंड. It is a 40 carbon compound which is known as violoxanthine. Violoxanthine is the compound which is a 40 carbon compound, और यही चीज को कन्वर्ट किया जाता है into, और this helps in the formation of जो एब्सिसिक एसिड है. इट इज अ 15 कार्बन कंपाउंड. इट इज अ 50 कार्बन कंपाउंड
which is termed as ABA, which is abscisic acid. क्लियर है? तो जो प्रीकर्सर है एब्सिसिक एसिड का, एब्सिसिक एसिड इटसेल्फ इज अ 15 कार्बन कंपाउंड, बट इसको बनाने के लिए जो कंपाउंड चाहिए दैट्स अ 40 कार्बन कंपाउंड, जिसका नाम क्या है? वायोलेक्सेंथीन. ठीक है, क्लियर है? तो प्रीकर्सर कौन है एब्सिसिक एसिड का? तो एब्सिसिक एसिड का प्रीकर्सर है 40 कार्बन कंपाउंड वायोलेक्सेंथीन. ठीक है, अभी जो ऑक्सीन एब्सिसिक एसिड है, अगर इसकी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक और देखें, इट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी. आप बोल सकते हो दिस इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी. क्या है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी है. ठीक है, डन. सो आई होप इतना क्लियर हो गया कि यार हिस्ट्री क्या है. तो हिस्ट्री तो इनिशियली जो एक्सट्रैक्शन था इट वाज टर्म्ड इनहिबिटर, एब्सिसिन 2, डॉर्मिन. फिर पता चला कि यार ये जो केमिकल नेचर इन तीनों का सेम है और एब्सिसिक एसिड के टाइप का ही नेचर है, तो इनको फिर लेटर ऑन दे टर्म्ड इट एज एब्सिसिक एसिड ओनली. फॉर्मेशन तो क्लोरोप्लास्ट बेस्ड है, और जो एंजाइम यूज में आता है दैट इज एपॉक्सी कैरोटीनॉइड डीऑक्सीजनेज. और जो प्रीकर्सर है एब्सिसिक एसिड का दैट्स अ 40 कार्बन कंपाउंड वायोलेक्सेंथीन. ठीक है, और ये बनाता है 15 कार्बन कंपाउंड एब्सिसिक एसिड दैट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी. ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड. नाउ फंक्शन देख लेते हैं. हिस्ट्री हो गई, फॉर्मेशन हो गया, प्रीकर्सर हो गया, अब फंक्शन चेक कर लेते हैं. फंक्शन अगर देखें तो इट हेल्प्स इन seed development, it helps in maturation, and it helps in dormancy. ठीक है, डॉर्मेंसी में हेल्प करता है, मैच्योरेशन में हेल्प करता है, सीड डेवलपमेंट में हेल्प करता है. अभी जो एब्सिसिक एसिड है इट इज एक्चुअली एंटी-जीए. ये क्या है? एंटी-जी है, मतलब जीए जो काम करता है उसको रोकने का काम करेगा या उसके अगेंस्ट में काम करेगा. जे इज गिबरेलिक एसिड, तो आपको याद रखना है एब्सिसिक एसिड इज एंटी-जीए. और जीए क्या करता था? तो जीए की सबसे इंपॉर्टेंट चीज करता है सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है. ठीक है, सीड को जर्मिनेट करने में हेल्प करता है. तो अगर आपको पूछा जाता है कि सीड जर्मिनेशन में कौन हेल्प करता है, तो आप जी से याद रखो, जी इज जर्मिनेशन, जी इज गिबरेलिक एसिड. क्लियर है? सो गिबरेलिक एसिड के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा. डन. सो सीड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, डॉर्मेंसी. अब किस तरीके से हेल्प करता है, तो यहां पे अपन देखेंगे गिबरेलिक एसिड का क्या काम है. उसका अपोजिट काम एब्सिसिक एसिड का है. तो गिबरेलिक एसिड करेगा गिबरेलिक एसिड जीन्स को ऑन करता है. सर्टेन जीन्स जो अल्फा अमाइलेज का फॉर्मेशन करेंगे, ऑन जीन्स विच हेल्प इन अल्फा अमाइलेज प्रोडक्शन. गिबरेलिक एसिड क्या करेगा? इट वुड पुट ऑन द जीन्स, ओके, पुट ऑन जीन्स विच हेल्प इन अल्फा अमाइलेज प्रोडक्शन. ठीक है, और ये अल्फा अमाइलेज प्रोडक्शन जब हो जाएगा, अल्फा अमाइलेज विच इज एन एंजाइम, इसका जब प्रोडक्शन होगा तो फिर क्या होगा? अल्फा अमाइलेज वुड हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, हेल्प्स इन breakdown of food and release energy. तो अल्फा एमाइलेज जो खाना है उसका ब्रेकडाउन करेगा, उसमें से एनर्जी निकालने का काम करेगा, और ये एनर्जी is used for एम्ब्रियो डेवलपमेंट. जो एनर्जी बनेगी
आफ्टर द रिलीज ऑफ अल्फा अमाइलेज ने जो खाने में से खाने का ब्रेक डाउन करके जो एनर्जी बनाई है, वो एनर्जी किस काम में आने वाली है? दैट इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इसलिए आप बोल सकते हो कि सीड जर्मिनेशन में गिबरेलिक एसिड हेल्प करता है। बट यही चीज अगर आप देखते हो एब्सिक एसिड के लिए, एबीए के लिए, तो एबी उल्टा काम करेगा। तो यहां मैं लिखूंगा इट पुट ऑफ द जीन, इट स्विच ऑफ और पुट ऑफ जीन required for alpha amylase production। ठीक है, तो अल्फा अमाइलेज प्रोड्यूस ही नहीं होगा, नो अल्फा अमाइलेज, नो अल्फा अमाइलेज, तो नो ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ठीक है, और नो ब्रेकडाउन ऑफ फूड तो नो एनर्जी, एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, तो एनर्जी का भी प्रोडक्शन वाले केस में नहीं होगा, और अगर एनर्जी नहीं अवेलेबल होगी तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी नहीं होगा। और एम्ब्रियो ग्रो नहीं कर पाएगी, तो आप बोल सकते हो कि एम्ब्रियो किस में है? डॉर्मेंसी में है। तो जो गिब्रेलिक, मैंने यहां पे पहले लिख दिया कि एंटी गिब्रेलिक, एब्सिसिक एसिड क्या एंटी गिब्रेलिक है। दैट मींस जो काम गिब्रेलिक एसिड करेगा उसके अपोजिट काम करता है एब्सिसिक एसिड। तो यहां पे गिब्रेलिक एसिड क्या कर रहा है? इट इज पुटिंग ऑन और स्विचिंग ऑन द जीन्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर अल्फा अमाइलेज प्रोडक्शन। बल्कि एब्सिसिक एसिड क्या कर रहा है? इट इज पुटिंग ऑफ द जीन्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर अल्फा अमाइलेज प्रोडक्शन। उस जीन्स को वो क्या कर रहा है? पुट ऑफ कर रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर? So this would lead into no embryo development, embryo का development नहीं हो पाएगा। Okay, now दूसरा फंक्शन देखें। So it causes efflux of K positive ions from the guard cells, causes efflux of K positive ions from गार्ड सेल्स। गार्ड सेल में से क्या करेगा? के पॉजिटिव आयन का इफ्लक्स करेगा। ठीक है, तो गार्ड सेल में जो पोटेशियम मैलेट है या के मैलेट है आप बोलो, तो के मैलेट का अमाउंट कम हो जाएगा। दिस विल डिक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ के मैलेट, और के मैलेट का अगर प्रोपोर्शन कम हो जाता है गार्ड सेल के अंदर, तो गार्ड सेल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा? वो भी कम हो जाएगा। और जब ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा? तो स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि यार एब्सिसिक एसिड इज रिलेटेड टू द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा, क्योंकि वो क्या कर रहा है? इट इज कॉजिंग इफ्लक्स। इफ्लक्स इज रिमूवल ऑफ K प्लस फ्रॉम द गार्ड सेल। ओके, सो के मैलेट का प्रोपोर्शन कम हो जाएगा, के मैलेट का प्रोपोर्शन कम होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा तो स्टोमाटा ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ठीक है, और क्या कर रहा है एब्सिसिक एसिड? तो इट इज कॉजिंग फ्लावरिंग, इट कॉजेस
flowering in short day plants, SDP is short day plants. It also induces parthenocarpy. It induces parthenocarpy in rose. ठीक है, and it also helps in root formation in ivy plant and increases cambial activity. Cambial activity है उसको हम सर डिक्रीज करने का काम करेगा. ठीक है, so apart from the closing of stomata, it also helps in flowering of short day plants, parthenocarpy in rose, and formation of roots in ivy plant, and it also decreases the cambial activity. Okay, so this was about the abscisic acid. So we have discussed all the plant hormones available. और काफी सारे रोल्स अपन ने देख लिए प्लांट हार्मोन के कि प्लांट हार्मोन क्या क्या फंक्शंस कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है. सो आई होप यू हैव गॉन थ्रू द प्रीवियस लेक्चर. अभी एज ए जनरल अगर प्लांट हार्मोन्स को देखें, फाइटो हार्मोन्स को देखें, उनके रोल की अगर बात करें तो लेट्स पुट इट एज रोल ऑफ पीजीआर. क्या क्या रोल पीजीआर प्ले कर रहे हैं जनरल में, ऑल ऑफ देम इफ यू कंसीडर. Roles of plant growth regulators. So some of them they are playing opposite roles. Complementary roles वो भी आपने देख लिया कौन सा प्लांट हार्मोन किसके अपोजिट काम कर रहा है. अभी आपने देखा एब्सिसिक एसिड इज वर्किंग अपोजिट टू द गिबरेलिक एसिड. So some of the roles of the plant growth hormones is they are functioning as complementary to each other. They are functioning as antagonistic to each other आप बोल सकते हो. Some of them are performing individually. Some of the hormones PGR are showing individuality, individual काम कर रहे हैं, while some of the hormones plant growth regulators are working in combined form. तो combined form अगर काम करते हैं तो we term it as synergistic. Synergistic is the term. ठीक है, when the hormones they work in a combined form, तो यहाँ लिख देते हैं combined form. ठीक है, so in general अगर देखें roles of PGR तो they work as complementary to each other, they work as antagonistic to each other, they work individual भी काम करते हैं और कभी कभी they work as a group. okay, combined form में अपना इफेक्ट देते हैं. ठीक है, फिर और जनरल में देखिए तो वी कैन पुट इट एज some of them they cause apical dominance, some of them help in senescence, some of them helps in abscission, abscission में हेल्प करते हैं. बर्ड डॉर्मेंसी में हेल्प करते हैं, सीड डॉर्मेंसी में भी हेल्प कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताया कि एपिकल डॉर्मेंसी है, सेनेसेंस है, एब्सिशन है, बर्ड डॉर्मेंसी है, सीड डॉर्मेंसी है. सो दिस ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स आर रेगुलेटेड बाय मोर देन वन पीजीआर, दैट इज कंबाइंड फॉर्म. ठीक है, तो कंबाइंड फॉर्म में जो कैरेक्टर्स आपको हार्मोन्स के देखने को मिलेंगे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है. एपिकल डोमिनेंस है, सेनेसेंस है, एब्सिशन है, बर्ड डॉर्मेंसी है एंड सीड डॉर्मेंसी है. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कंबाइंड फॉर्म में कौन कौन से इफेक्ट्स पीजीआर दे. साइनर्जेस्टिक इफेक्ट आप बोल सकते हो. ठीक है, तो ये जो भी फैक्टर्स अपन ने डिस्कस किए पीजीआर को वी कैन पुट देम इन द कैटेगरी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर्स, क्योंकि ये प्लांट खुद प्रोड्यूस कर रहा है. दिस आर इंट्रिंसिक फैक्टर्स.
जितने भी आपने पीजीआर अभी देखे अभी प्रीवियस लेक्चर्स में, उन सब में जो कॉमन बात थी दैट इज दे वर रिलेटेड टू, दे वर द इंट्रिंसिक फैक्टर जो प्लांट खुद प्रोड्यूस कर रहा था. So apart from the intrinsic factor, there are some extrinsic factor responsible as well. तो extrinsic factor डिस्कस कर लेते हैं. Okay, so if I talk about extrinsic factor, if I talk about extrinsic factor की अगर बात करें, so I'll introduce a term that is photomorphogenesis. Photomorphogenesis. Photo is light, morpho is form, and genesis is formation. That is different characteristics developing or morphological changes in the plant due to the light. अब यहाँ पे फोटोमॉर्फोजेनेसिस जो है उसको दो पार्ट्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं. वी कैन पुट इट एज ब्लू लाइट डिपेंडेंट या फिर रेड लाइट डिपेंडेंट. ब्लू लाइट डिपेंडेंट फोटोमॉर्फोजेनेसिस हो सकता है या फिर इट कुड बी रेड लाइट डिपेंडेंट फोटोमॉर्फोजेनेसिस. नाउ व्हाट इज दिस ब्लू लाइट एंड रेड लाइट? अगर आप बात करते हो व्हाइट लाइट की, उसके अंदर दोनों लाइट अवेलेबल है तो आपको पता ही है. तो ब्लू लाइट डिपेंडेंट फोटोमॉर्फोजेनेसिस क्या है एंड रेड लाइट डिपेंडेंट फोटोमॉर्फोजेनेसिस क्या है, तो वो चेक कर लेते हैं एक बार. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. ठीक है. सो इफ आई टॉक अबाउट blue light dependent, so we have what impact does it have on the plant? So it helps in stomatal opening, it helps in phototropism, it helps in chloroplast movement, and जो पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लू लाइट दैट इज फोटोट्रोपिन. कौन है? फोटोट्रोपिन. सो फोटोट्रोपिन इज अ पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लू लाइट. पिगमेंट responsible for absorption blue light. ठीक है, दैट इज फोटोट्रोपिन. क्लियर है? तो फोटोट्रोपिन क्या क्या काम कर रहा है? सो फोटोट्रोपिन इज यूजफुल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लू लाइट. And the blue light is useful in stomatal opening, phototropism and chloroplast movement. अब red light dependent photomorphogenesis अगर देखें तो यहाँ क्या हो रहा है? So this is helpful in seed germination, flowering, pollen grain formation,
एंथोसाइनिन पिगमेंट. एंथोसाइनिन is important for coloring of flowers. So एंथोसाइनिन पिगमेंट में हेल्प कर रहा है. स्टोमेटल डिफरेंशिएशन. स्टोमेटल डिफरेंशिएशन में हेल्प कर रहा है. क्लिस्टोगेमी, दैट इज क्लोज फ्लावर्स. आपको पता होगा जो फ्लावर्स के भी ओपन नहीं होते हैं, दोज आर क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आप बोल सकते हो. तो क्लिस्टोगेमी में भी रेड लाइट हेल्प करती है क्लोज फ्लावर्स का डेवलपमेंट में. और जो पिगमेंट यहाँ पे यूजफुल है, जैसे यहाँ पे फोटोट्रॉपिन था जो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता था, उसी तरीके से जो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है पिगमेंट, उसका नाम है, आई प्लेस इट हियर, दैट इज फाइटोक्रोम. कौन सा पिगमेंट है? फाइटोक्रोम, जिसका काम क्या है? रेड लाइट को एब्जॉर्ब करना. क्लियर है? So there is phototropin which helps in blue light absorption and there is phytochrome which is useful in red light absorption. रेड लाइट का क्या क्या इफेक्ट है प्लांट के ऊपर वो मैंने बता दिया. ब्लू लाइट का क्या क्या इफेक्ट है वो यहाँ पे बता दिया. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्क ऑफ Borthwick and Hendrick. Okay, so what did they do? To find out कि सीड जर्मिनेशन कौन सी लाइट में होगा, ब्लू में या रेड. सो यहां लिखेंगे Borthwick and Hendrick. Borthwick and Hendrick ने क्या किया? They studied effect of different wavelength of light on seed germination. So Borthwick and Hendrick ने क्या किया? So Borthwick and Hendrick studied effect of different wavelength of light on seed germination. सीड जर्मिनेशन के ऊपर उन्होंने स्टडी किया कि क्या इफेक्ट है डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट. सो व्हाट दे डिड इज दे टुक अ सीड और उस सीड के ऊपर दे यूज रेड लाइट. कौन सा लाइट यूज किया? रेड लाइट यूज किया. एंड व्हाट डिड दे ऑब्जर्व? दैट सीड जर्मिनेशन वाज प्रेजेंट. सीड was present. ठीक है. मतलब जब इस सीड के ऊपर रेड लाइट को इंसिडेंट किया तो बोर्थविक एंड हेंड्रिक ने क्या ऑब्जर्व किया कि यार सीड का जर्मिनेशन हो रहा है. ठीक है. सीड का जर्मिनेशन हो रहा है. और जब उन्होंने दूसरा सीड लिया और उसके ऊपर दूसरा सीड लिया और उसके ऊपर फार रेड लाइट, कौन सा लाइट? फार रेड लाइट को इंसिडेंट किया तो उन्होंने देखा सीड जर्मिनेशन नहीं हो रहा है. सीड जर्मिनेशन इज नॉट अकरिंग. सीड जर्मिनेशन इज नॉट अकरिंग. जब लाइट कौन सा दिया? फार रेड. ठीक है. फिर
उन्होंने दूसरा सीड लिया और उस सीड के ऊपर पहले इंसिडेंट किया रेड लाइट को, फिर फार रेड लाइट को इंसिडेंट किया, तो वहां पे भी उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सीड जर्मिनेशन नहीं हो रहा है। फिर सीड लिया और उसके ऊपर इंसिडेंट किया रेड लाइट, फिर फार रेड लाइट एंड फिर रेड लाइट। पहले रेड लाइट इंसिडेंट किया, फिर फार रेड किया, फिर रेड किया, तो उन्होंने नोट किया कि ये वाले केस में सीड जर्मिनेशन इज अकरिंग। सो थ्रू दिस प्रैक्टिकल व्हाट डिड दे कंक्लूड? आप देखो कि रेड लाइट है तो सीड जर्मिनेशन हो रहा है, फार रेड है तो नहीं है। रेड एंड फार, पहले रेड दिया फिर फार रेड दिया तो जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, बट जब रेड दिया फिर फार रेड दिया और फिर वापस रेड दिया तो सीड जर्मिनेशन हो गया। सो व्हाट डिड बोर्थविक एंड हेनरिक कंक्लूड? दे कंक्लूडेड दैट रेड लाइट इज important for seed germination. They concluded that red light is important for seed germination. ठीक है, सो दिस शुड बी वेरी क्लियर कि बोर्थविक एंड हेनरिक के वर्क से क्या प्रूव होता है। सो ये प्रूव होता है कि जो रेड लाइट है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सीड जर्मिनेशन। ठीक है, सो यहाँ पे मैं ये भी मेंशन करता तो कौन से प्लांट में इसे परफॉर्म किया था। सो इट वाज परफॉर्म्ड ऑन लेटिस प्लांट। ठीक है, इट वाज परफॉर्म्ड ऑन लेटिस प्लांट। ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट वर्क था, ठीक है। सो द जर्मिनेशन डिपेंड्स ऑन रेड लाइट, दिस शुड बी वेरी क्लियर। नाउ इसी के ऊपर बेस्ड एक और वर्क है जहां पे बटलर ने, साइंटिस्ट ने फाइटोक्रोम को एक्सट्रैक्ट किया। फाइटोक्रोम अभी आपने पढ़ा, फाइटोक्रोम इज द रेड लाइट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन। तो यहां लिखिए कि बटलर एक्सट्रैक्टेड फाइटोक्रोम Butler extracted phytochrome and found out that phytochrome is a hollow protein. It is a hollow protein. Now what is a hollow protein? So hollow protein is something which is containing the protein part and the non-protein part. So it consists of apoprotein part and chromophore So जो होलो प्रोटीन है इट कंसिस्ट ऑफ एपोप्रोटीन पार्ट एंड क्रोमोफोर। अभी जो एपोप्रोटीन पार्ट है दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटीन and this protein is a kinase. Kinase is enzyme. तो जो फाइटोक्रोम है, जो पिगमेंट है जो रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा था, इट्स एक्चुअली होलो प्रोटीन which is consisting of a protein part which is an enzyme and a non-protein part that is chromophore, and the main function is it absorbs light. ठीक है, it absorbs light. तो जो होलो प्रोटीन है जो रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा था उसके दो पार्ट है, एक प्रोटीन पार्ट है जो एंजाइम का काम करेगा, दूसरा पार्ट क्या है क्रोमोफोर जो एक्चुअल में लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। ठीक है, और ये जो फाइटोक्रोम है जो अभी अपन ने लिखा, फाइटोक्रोम एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। exist in
टू फॉर्म्स, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. वन इज PR, one is PR, another is PFR. So there is PR form and PFR form. So PR form is converted into PFR form in red light, and the PFR form is converted into PR form in far red light, या फिर आप बोल सकते हो in डार्कनेस. ठीक है, डार्कनेस में क्या होगा कि जो PR है, सॉरी PFR है, वो कन्वर्ट हो जाएगा PR में, और जो PR है वो रेड लाइट की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा PFR में. ठीक है, और एक और बात आपको याद रखनी है कि ये जो कन्वर्जन है फ्रॉम PFR टू PR इज स्लो. कन्वर्जन ऑफ PR फ्रॉम PFR इज स्लो. ठीक है, एंड इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ फार रेड लाइट या फिर डार्कनेस, एंड द प्रोसेस इज स्लो. ठीक है, सो ये किसके टाइप्स है? दिस आर द टाइप्स ऑफ फाइटोक्रोम. दो टाइप्स अवेलेबल है, टू फॉर्म्स. नाउ देखिए PR और PFR के बारे में. तो ये जो पिगमेंट है फाइटोक्रोम का, PR एंड PFR. तो PR की अगर बात करते हैं तो इट एब्जॉर्ब्स रेड लाइट, दैट इज वेरी, it absorbs red light. It absorbs PFR absorbs far red light. It absorbs far red light. ठीक है, तो PR absorbs red light and PFR absorbs far red light. It exists in, जो PR है वो एग्जिस्ट करता है सिस फॉर्म में. कौन से फॉर्म में? सिस फॉर्म में. और जो PFR है ये एग्जिस्ट करता है ट्रांस फॉर्म में. ठीक है, एंड इट गिव्स ब्लू कलर टू प्लांट, और ये जो है इट गिव्स येलोइश ग्रीन कलर टू प्लांट. येलोइश ग्रीन कलर टू प्लांट. ठीक है, क्लियर है? नाउ अभी आपने देखा कि जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए? रेड लाइट चाहिए. तो यहां लिखेंगे जर्मिनेशन अकर्स ड्यू टू रेड लाइट, और रेड लाइट का फॉर्मेशन, सॉरी, जब PR को रेड लाइट मिलती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है PFR में, और PFR को जब फार रेड लाइट मिलती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? PR में. और अभी अपनी बात हुई कि यार फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ रेड लाइट. तो रेड लाइट जब PR को मिलेगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा PFR में. तो आप बोल सकते हो कि रिक्वायरमेंट तो रेड लाइट की है, बट जो प्रोटीन यूज में आ रहा है फॉर सीड जर्मिनेशन इज PFR. तो लिखेंगे जर्मिनेशन occurs in presence of red light and PFR प्रोटीन, है ना? क्योंकि जब तक रेड लाइट अवेलेबल है तब तक तो PR कन्वर्ट हो जाएगा PFR में. इसलिए आप क्या बोलोगे कि रिक्वायरमेंट किसका है? रेड लाइट का रिक्वायरमेंट है एंड PFR प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है. क्लियर है? जो जर्मिनेशन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ रेड लाइट एंड PFR प्रोटीन. डन. ओके, नाउ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर अगर देखें फाइटोक्रोम का, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ फाइटोक्रोम.
तो क्या देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर में? So there is going to be presence of chromophore and there is going to be presence of phytochrome. ठीक है, फाइटोक्रोम के दो पार्ट्स देखे भी आपने. वन इज द प्रोटीन पार्ट जो एंजाइम का काम करेगा, ठीक है, एंड अनदर इज प्रोटीन जो किसका काम करेगा? एंजाइम का काम करेगा, काइनेस. और दूसरा पार्ट कौन सा फाइटोक्रोम का? दैट इज क्रोमोफोर जो लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा. ठीक है, तो दो पार्ट्स है. अब क्या होगा? जब लाइट आएगी, जब लाइट को फाइटोक्रोम एब्जॉर्ब करेगा, लाइट मतलब कौन सा पार्ट एब्जॉर्ब कर रहा है फाइटोक्रोम का? क्रोमोफोर एब्जॉर्ब कर रहा है. सो जब क्रोमोफोर एब्जॉर्ब करेगा किसको? लाइट को, तो क्रोमोफोर क्या करेगा? ये काइनेस नाम का जो एंजाइम उसको एक्टिवेट कर देगा. तो यहां लिखेंगे काइनेस एक्टिवेटेड. काइनेस एक्टिवेटेड. और काइनेस जब एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होगा? काइनेस आर द एंजाइम दैट डील्स विद फॉस्फोराइलेशन. तो अब क्या होगा? फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन्स. काइनेस की एक्टिविटी से दैट इज गोइंग टू बी फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन. ठीक है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन होगा. और जब फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन होगा तो क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक्टिवेटेड हो जाएंगे जो ट्रांसक्रिप्शन कॉज करते हैं. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेटेड. ठीक है, जब फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन हो जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे. और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करेंगे? जीन से कौन सा प्रोटीन बनवाएंगे? दे वुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ गिबरेलिक एसिड. जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो जीन को स्टिमुलेट करेंगे, वो जीन को स्टिमुलेट करेंगे. और वो जो जीन है वो जीन किस चीज का फॉर्मेशन करेगा? गिबरेलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा. तो अभी आपने पढ़ा था कि यार गिबरेलिक एसिड क्या करता है? सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है. तो आप देख सकते हो किस तरीके से फाइटोक्रोम एंड गिबरेलिक एसिड, किस तरीके से फाइटोक्रोम एंड गिबरेलिक एसिड आर रिलेटेड. क्योंकि फाइटोक्रोम की वजह से गिबरेलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. और गिबरेलिक एसिड कौन से प्रोसेस में हेल्प करता है? गिबरेलिक एसिड फॉर हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन. ठीक है, ओके. सो अभी आपने देखा कि यार जो रेड लाइट है उसमें जर्मिनेशन होता है, फार रेड में नहीं होता है. सीड जर्मिनेशन होता है, फार रेड में सीड जर्मिनेशन नहीं होता है. बट जब अपन बात करते हैं नेचुरल व्हाइट लाइट की, जब अपन बात करते हैं नेचुरल व्हाइट लाइट की, तो उसमें तो आपको दोनों चीज देखने को मिलेगी. बिकॉज नेचर में तो व्हाइट लाइट अवेलेबल है, तो उसमें तो आपको दोनों देखने को मिलेगा. रेड भी देखने को मिलेगा एंड फार रेड कलर भी देखने को मिलेगा, लाइट देखने को मिलेगी. रेड स्पेक्ट्रम और फार रेड स्पेक्ट्रम. तो यार अगर दोनों ही व्हाइट लाइट में अवेलेबल है, दोनों ही व्हाइट लाइट में अवेलेबल है नेचुरल व्हाइट लाइट के अंदर, तो फिर सीड का जर्मिनेशन होगा कि नहीं होगा? दैट इज द क्वेश्चन. क्योंकि जब आप सिर्फ रेड लाइट को डालते हो तो सीड जर्मिनेशन होता है, सिर्फ फार रेड को डालोगे तो सीड जर्मिनेशन नहीं होगा. बट जो नेचुरल व्हाइट लाइट है उसमें तो रेड लाइट का भी स्पेक्ट्रम है, फार रेड लाइट का भी स्पेक्ट्रम है. तो उस केस में क्या होगा? तो आपको पता है कि यार जो पीआर है इट इज कन्वर्टेड इनटू पीएफआर इन प्रेजेंस ऑफ red light and the PFR is converted into PR in presence of far red light. ठीक है, तो दोनों ही अवेलेबल स्पेक्ट्रम, तो जर्मिनेशन होगा कि नहीं होगा?
तो यहां पे ये पता है अपन को, पता चला है रिसर्च के थ्रू कि जो कन्वर्जन है PR का इंटू PFR, बिकॉज रेड लाइट causes germination, that is very fast. This process is fast. Conversion of PR into PFR in presence of red light is fast, while conversion of PFR into PR is slow. ठीक है, तो मतलब ज्यादा टाइम के लिए कौन सा आपको दिखेगा, आपको PFR दिखेगा, और PFR अगर अवेलेबल है ज्यादा टाइम के लिए तो सीड जर्मिनेशन होगा, है ना, क्योंकि मैंने क्या बताया अभी कि फास्टर जो कन्वर्जन है PR का इंटू PFR इज वेरी फास्ट, इज वेरी रैपिड, तो ज्यादा टाइम के लिए कौन रहेगा, PFR रहेगा, और कम टाइम के लिए PR रहेगा, क्योंकि जो कन्वर्जन है फ्रॉम PFR टू PR इज स्लो। ठीक है, क्लियर है, तो यस सीड जर्मिनेशन होगा बिकॉज PFR का प्रोपोर्शन ज्यादा रहेगा। सो यहां पे अपन एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि जो नेचुरल व्हाइट लाइट है, नेचुरल व्हाइट लाइट एक किसकी तरह बिहेव करती है, इट इज इक्वल टू रेड लाइट। किसका इक्विवेलेंट है ये, इट इज इक्वल टू दी रेड लाइट। ठीक है, सो दिमाग में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि यार व्हाइट लाइट की प्रेजेंस में तो दोनों लाइट अवेलेबल है, रेड स्पेक्ट्रम भी अवेलेबल है, फार रेड स्पेक्ट्रम भी अवेलेबल है, तो जर्मिनेशन होगा कि नहीं होगा, तो जर्मिनेशन होगा बिकॉज रेड लाइट जैसे ही मिलेगी, जो कन्वर्जन है PR का इनटू PFR काफी रैपिड होता है। ठीक है, तो काफी रैपिड होगा मतलब ज्यादा टाइम के लिए आपका PFR रहेगा, और PFR का कन्वर्जन इनटू फार रेड काफी कम टाइम के लिए काफी स्लोली होता है, मतलब मैक्सिमम टाइम के लिए PFR अवेलेबल रहेगा, याला प्रोटीन अवेलेबल रहेगा, फाइटोक्रोम PFR। ठीक है, सो जर्मिनेशन होगा। So I hope things are clear regarding the chapter. So this was the last point regarding the chapter. ठीक है, so in the next lecture we'll move ahead and talk about a new chapter. ठीक है, thank you so much.